हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम कंप्लीट पॉलिटी को रिवाइज करेंगे। इस सेशन में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी मैं आपको कवर कराऊंगा। आपने इससे पहले अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो रिवाइज़ करने में, क्योंकि कम से कम 2 से 3 घंटे के इस सेशन में मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी रिवाइज कराऊंगा। और ये जो कंटेंट है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रिपेयर की गई है। आई विल थैंक ओनली IAS टीम फॉर दिस कंटेंट। तो इस मॉड्यूल से हम पॉलिटी के रिवीजन करेंगे। मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने कोई स्टैंडर्ड बुक अगर नहीं पढ़ी है तो आप पहले कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, उसके बाद इस सेशन को देखें। अगर आपने कहीं से भी एक बार या 2 बार किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, जैसे लक्ष्मीकांत बुक है, आपने पॉलिटी पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप यहाँ से, इस वीडियो से, इस कंटेंट से रिवीजन कर सकते हैं। 2 से 3 बारी अपने अगर रिवीजन कर ली तो ऑलमोस्ट आपके जितने पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं 90% क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व ईजिली। मैं इस रिवीजन सेशन में आपको सिर्फ रिवीजन ही नहीं कराऊंगा, इसके साथ मैं बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, PYQ जो भी आए हैं किस चैप्टर से आए हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो बताऊंगा आपको। अगर कोई मुझे ट्रिक्स जहाँ पे पता लगेगी वो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उसको आपको कवर करना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से वेटेज बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस आने की। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी से इस रिवीजन सेशन को अगर आप फॉलो करते हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो आई अश्योर यू कि जो भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे 20 to 25 क्वेश्चंस का वेटेज होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में, तो आप इजीली अच्छे से अच्छे मार्क्स पॉलिटी में स्कोर कर पाएंगे। और बहुत ही इजी है, अगर चैप्टर्स को आप एक सही अप्रोच से रिवीजन करके कंप्लीट करके रखते हैं तो मार्क्स स्कोर करना पॉलिटी में बहुत इजी है। एंड यू मस्ट कंप्लीट पॉलिटी थॉरोली। तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ मैंने कुछ चैप्टर कंप्लीट ऑलरेडी करा रखा है, तो उसको यहाँ पे हम स्किप करेंगे, लेकिन साथ में मैं बता दूंगा कि कौन से चैप्टर मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। तो इसको शुरू करते हैं। इससे पहले कंटेंट हम एक बार देखते हैं। जैसा लक्ष्मीकांत में आपने देखा होगा 36-37 चैप्टर्स ऑलमोस्ट हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स हैं एक तरह से। यहाँ पे आप देखिएगा तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसको इसमें कवर करा गया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, साइलेंट फीचर्स देखेंगे, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सिक्स्थ इज़ द सिटीजनशिप, सेवन्थ फंडामेंटल राइट्स, एट्थ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे हम, 10th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देखेंगे, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन देखेंगे, इंटर स्टेट रिलेशन देखेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट देखेंगे, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म देखेंगे, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, पंचायत, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, म्यूनिसपैलिटीज़, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज 10th शेड्यूल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 17 पार्ट, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी इसमें हम देखेंगे, अदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम देखेंगे, और कुछ चैप्टर्स जो हैं इसमें मिसलेनियस भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह से हम कंप्लीट पॉलिटी को इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर एक कंप्लीट वीडियो में हो पाई तो मैं एक कंप्लीट वीडियो करूँ इसके लिए बनाऊँगा, अदरवाइज़ 2 पार्ट्स में इसको रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं।
नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपने इसको हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। सो द कंपनी रूल रेगुलेटिंग एक्ट, द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल एंड रेगुलेट करना शुरू किया अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरुआत हुई। इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। एक्चुअली जितने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं ना, उसके आप एक पेज में ज़रूर नोट्स बनाएं, यहाँ से जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, और फिर उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। ये हिस्ट्री का भी पार्ट है और ये पॉलिटी का भी पार्ट है। डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ designated governor of Bengal as the governor general of the Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. The first such governor general was Lord Warren Hastings. तो यहाँ से एक चीज़, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछी जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू गवर्नर ऑफ जो बंगाल हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डिजिग्नेशन दिया गया, और पहले थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता in 1774 comprising 1 chief justice and 3 other judges. ठीक है, strengthen the control of British government over the company by requiring court of directors. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर इंट्रोड्यूस इन रेगुलेटिंग एक्ट 1774। मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा पावर हो गई। बॉम्बे एंड मद्रास जो प्रोविंसेस थे वो सबऑर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल बंगाल के। नाउ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये आप यहाँ से देखेंगे। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्ट्स कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स। इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता and the court to administer the personal law. Hindus were to be tried according to the Hindu law and Muslims were tried according to the Mohammedan law. So this was there. The appeals for the provincial court could be taken to the Governor General in Council and in the Supreme Court and not in the Supreme Court. Pitt's India Act 1784. It distinguished between the commercial and political function of the company. So first distinction came in Pitt's India Act 1784. It distinguished between commercial and political function of the company. It established a double government. तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डबल गवर्नमेंट आता है। ए न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, ऑल्सो सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। The company's territory in India were for the first time called the British possessions in India. या ये statement as it is questions में आ सकता है कि when this company's territories were called the British possession in India. Now Act of 1786, Lord Cornwallis was appointed as the Governor General of the Bengal and the Commander in Chief. He was given the power to override the decision of his council in special cases. 1798 का चार्टर एक्ट, ओवरराइडिंग पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन द इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 20 years. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोविजन और मेड सो दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड. It laid down that the members of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenues. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Charter Act of 1813. It ended the trade monopoly of the East India Company in India, as Indian trade was thrown open to all British merchants except the company's monopoly in trade with the China and trade in tea. So the monopoly of the East India Company ended through this Charter Act 1833. ये important point है। It asserted the sovereignty of the British Crown over the company territories in India, empowered the local government in India to impose taxes. The company rule was extended for another 20 years. Power of the board of control were further extended. Act granted permission to the persons who wished to go to India to promote moral and religious improvements. Christian missionary का अराइवल इस चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू हुआ। तो चार्टर एक्ट 1813 में
परमिशन मिली एंड क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में स्टार्ट हुए, पार्टिकुलरली टू प्रमोट द रिलीजियस एंड ये moral institutions. Contained provision that the company should invest rupees 1 lakh every year on the education of India. The act regulated the company territorial revenues and commercial profits. Now Charter Act 1833, most important. The act was the final step towards centralization. As it is, ये statement पूछा जा सकता है एग्जाम्स में. British India, as it reconstituted under the new model of administration, gave it all India character. बहुत ठंडा हो गया है, रात में नहीं रुक पाएगा। It legalized the British colonization of India as East India Company converted from commercial body to administrative body. Now its territories were held as in trust of His Majesty, his heirs and successors. It ended the company monopoly over trade with China and tea. The Governor General of Government was called the Government of India and the Council was called the Indian Council. Governor General of Bengal to be designated the Governor General of India. So this is important. आपने 1774 Regulating Act में देखा. Now Governor General of the Bengal was designated as the Governor General of India and was vested with all civil and military power. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. This is important and खास करके स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए. Who was the first Governor General of Bengal? Who was the first Governor General of India? Lord William Bentinck. The Governor General of India has legislative power over the entire British India. Thus, the governors of the Bombay Madras lost their legislative powers. Now, the laws made under this act were called acts, unlike other regulations. The Governor General in the Council had the authority to amend, repeal, or alter any law in the British Indian territories. It attempted to introduce a system of open competition. So open competition was first introduced in this 1833. Indian Law Commissions was established to codify all Indian laws. The first law commission had Lord Macaulay as chairman. The first law commission जब बनी थी 1834 में. So Macaulay was the first chairman of the first law commission. अब नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853. इट वाज द लास्ट इन सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट. तो चार्टर एक्ट आप देखेंगे 1813 और 1833, 1853. So 1853 was the last charter act passed by the British Parliament. ठीक है. It separated the legislative and executive function of the Governor General councils for the first time. So legislative functions and executive functions were separated for the first time in the Charter Act of 1853. ये आपको याद होना चाहिए और ये PYQs में आ चुका है और ये इम्पॉर्टेंट है. आप नोट डाउन करते चले जहाँ मैं बोलूँ इम्पॉर्टेंट और ये PYQs में आ चुका है और आपको कॉन्सेप्ट लाइंस पे ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए क्योंकि यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स गिवन इन दिस पार्टिकुलर चार्टर एक्ट और याद करना है सब कुछ. बट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट गिवन इन दिस पार्टिकुलर एक्ट वो आपको याद रहना ही चाहिए. नाउ नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूस द लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल, नाउ 12 in total. The number of the board of directors was reduced from 24 to 18. The legislative wing of the council functioned as a mini parliament. So legislative wing जो था वो मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करता था, अडोप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट. सो रेप्लिकेट हो गया यहाँ पर. इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सेलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट. द कोवेनेंट सिविल सर्विसेज वाज आल्सो थ्रोन ओपन टू द इंडियंस. सो नाउ इंडियंस कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द ओपन कंपटीशन सिस्टम्स एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स. द मैकॉले कमिटी वाज अपॉइंटेड टू द इंडियंस
civil services in 1854. Law member, fourth member, become a full member with the right to vote. So law members become a full member with the right to vote. नाउ यहाँ से क्राउन रूल शुरू होता है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी रूल ख़त्म होती है. सो इसको क्राउन रूल यहाँ से बोलते हैं. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्ट होता है 1858. तो चार्टर एक्ट 1853 तक ख़त्म. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं दूसरे नाम से. इट abolished the East India Company and transferred power to the British Crown. So first time under the government of India 1858 the power of the East India Company were abolished and it was transferred to the British Crown. The Governor General of India was given the new designation Viceroy, who was the direct representative of the Crown. Lord Canning became the first Viceroy. सो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बन गए. हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो दैट इज़ वारेन हेस्टिंग्स. हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वी हैव ऑलरेडी सीन लॉर्ड विलियम बेंटिक. नाउ हु बिकम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, दैट इज़ द लॉर्ड कैनिंग 1858. एंड इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं एट द टाइम ऑफ 1857. सबको पता है सिपाही म्यूटनी. सो बहुत बार ये क्वेश्चन में आता है हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटनी. सो लॉर्ड कैनिंग वाज द वाइसरॉय. तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एंड नाउ यू कैन रिलेट दिस एंड इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं एबोलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो अर्लियर था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड एंडिंग डबल गवर्नमेंट. तो डबल गवर्नमेंट यहाँ पे एंड होती है, ठीक है, विच केम ड्यूरिंग द पिट्स इंडिया एक्ट. आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा. सो डबल गवर्नमेंट एंड होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है डबल गवर्नमेंट कौन से एक्ट के थ्रू एंड हुई. सो ऑप्शन में रहेगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 चार्टर एक्ट दे देगा इसमें. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस फॉर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, who was the member of the British cabinet. It established 50-member Council of India to assist the Secretary of State for India. The council was an advisory body. Now coming to the Indian Council Act. Indian Council Act 1861. It provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official member of his expanded council. In 1862, Lord Canning nominated 3 Indians to his legislative council: the Raja of Benares, Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. So these 3 people were nominated to the Council of the Viceroy. The legislative power of the Bombay and Madras presidencies were restored, जो initially उनसे विड्रॉ कर ली गई थी powers. So that was restored in the Indian Council Act 1861, which initiated the process of decentralization. The policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provision in 1937. It made provision for the formation of a new legislative council, upper house for Bengal. Okay, the viceroy is empowered to issue an ordinance valid for 6 months, and this provision is still continued. So the viceroy is empowered to issue ordinance. वो कहाँ से आई थी? काउंसिल एक्ट 1861. इट रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस में बहुत बार आ चुका है PYQs में. इट रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम विच वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कैनिंग in 1859. Here a member of the Viceroy Council was made in charge of one or more departments. Now Council Act 1892. This is not much important, but still the non-official members were increased in the central and provincial legislative council through the official majority was maintained. There was an increase in the function of the legislative council. It gave them the power to discuss the budget. It provided for nomination of some non-official members. Central legislative, provincial legislative council, ये 2 यहाँ पे क्रिएट किए गए. The word election was nowhere mentioned, but a limited and indirect elections for the nominated members was introduced in this act. Now we are coming on the part of very important act, Indian Council Act 1909.
सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आप एक और देखोगे 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सो दिस इंडियन काउंसिल Act 1909 is also known as Morley-Minto reforms. In Central Legislative Council, members were increased from 16 to 60 through a provincial, though in provincial council the number was not uniform. The Central Legislative Council continued to have an official majority, whereas a non-official majority was allowed in provincial legislative council. More deliberative powers were given to the legislative council. Coming on the next, supplementary questions and more revolution on the budget. Voting for separate items on budget was allowed. Voting for separate items on the budget was allowed, though the budget as a whole could still not be voted. So budget के कुछ पार्ट पे वोटिंग अलाउ हुई इसमें, but not on the whole budget. Separate electorate ये स्टार्ट हुई यहाँ से. For Muslim was introduced and only Muslim could vote for the Muslim candidates. So separate electorate किस एक्ट से स्टार्ट हुई, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं. एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 से शुरू हुई. ठीक है. लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट एज दिस एक्ट लीगलाइज्ड कम्यूनलिज्म इन इंडिया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कम्यूनलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुई, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट. सो ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं. ये नाम पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन अगेन एक्ट पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अंडर विच एक्ट दिस वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. इंडियंस वर अलाउड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय फॉर द फर्स्ट टाइम एज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर इन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. Separate representation was for the presidency, corporations, the chamber of commerce, university and zamindars. Now Government of India Act 1919 Montagu Chelmsford reforms. On August 20, 1970, for the first time the British government declared that its objective was the gradual introduction of the responsible government. की बात यहाँ से स्टार्ट हुई 1919 से. It provided for the classification of all the subjects for administrator into two categories, namely the central subject and the provincial subjects. This classification was done by devolution rules, and the element of diarchy or dual scheme governance was introduced in the provincial subjects. Reserve subject, transferred subject came here. तो element of diarchy introduce हुई 1919 में, याद होना चाहिए आपको. They were responsible to the legislative council. ये पूछा जा चुका है क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में भी. फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग अपर हाउस, लोअर हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन. तो डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुई, बाई कैमरलिज्म आ गई, अपर हाउस एंड लोअर हाउस वर फॉर्म्ड. 3 of 6 members of the Viceroy Executive Council, excluding the Commander-in-Chief, were Indians. Okay. There were an extension of separate electorate for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Europeans and Europeans, although the franchisee was given to the limited number of the people on the basis of property, tax and education. The provincial budget was separated from the central budget and the province were allowed to enact their own budget. So there were two budgets also, provincial and central. It created a new office of the High Commissioner of India in London and transferred to him some of the functions preferred by the Secretary of the State for India. So this High Commission is still a representative of India in UK. So this was started from 1919. A Central Public Service Commission was set up in 1926 to recruit civil servants. तो Central Public Service Commission पहली बार सेटअप हुई. It proposed the establishment of Chamber of Princes, also known as Narendra Mandal. The chamber was inaugurated in 1921 and consisted of 120 members, princes of 10 estate and 12 representatives of other estate. It was headed by Viceroy. It facilitated the consultation and discussion on matters of the common interest. Provided for the appointment of a statutory commission to inquire into the report on its working after 10 years of its coming into force. Now यहाँ पर in the box
आपको फैक्ट दी गई है साइमन कमीशन 1927. इट वाज ए 7 member स्टैचुअरी कमीशन, ठीक है, एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर, as this commission was led by Sir John Simon, so it was named after him. To assess Indian condition under its new constitution, all commission's members were British, leading to a boycott by all parties. So जो ये कमीशन थी साइमन कमीशन, तो इसमें इंडियन मेंबर्स नहीं थे, ओनली ब्रिटिश मेंबर्स वर देयर, सो दिस वाज बॉयकॉटेड बाय ऑल द पार्टी. द कमीशन सबमिटिंग इट्स रिपोर्ट इन 1930 proposed abolishing diarchy, expanding responsible government in provinces, creating federation of British India and princely estate, and maintaining the communal electorate. To discuss this proposal, the British government organized 3 round-table conferences. So उन्होंने एक proposal बनाई, उसके लिए 3 round-table conference कराए, जो हम time to time memorize करते हैं in history also. How many round of conferences were there? Roundtable conferences involving representatives from British India and Indian princely estate. Based on this discussion, a white paper on constitutional reforms was prepared and presented to the Joint Select Committee of the British Parliament. The committee's recommendation with some modifications were then included in the Government of India Act 1935. अब आते हैं कम्युनल अवार्ड को देखते हैं. In 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald, he was the then British Prime Minister, introduced the communal award to address the minority representation. They maintained separate electorates for Muslims, Sikhs, Indian Christian, Anglo-Indians and Europeans. It also extended this provision to depressed class, also known as scheduled caste. Gandhi opposed the extension of communal representation to the depressed class and went on fast in Yerwada jail to seek the modification. So इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी जी ने वो अपना एक हंगर स्ट्राइक रखा. नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट पूना पैक्ट वाज रीच्ड बिटवीन द कांग्रेस एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विच preserved the Hindu joint electorate but provided reserved seat for the depressed class. The British government accepted the Pune Pact, leading to the modification in the communal award. So the communal award was modified after the Pune Pact. Separate electorates for the depressed class were eliminated from the communal award. Its provisions were later incorporated in the Government of India Act 1935. So this is how 1935 Act came. The Act was a milestone towards a completely responsible government in India. Correct है. It contained 321 sections and 10 schedules. So almost देखेंगे अभी भी जब फर्दर हम पढ़ेंगे silent feature of the constitutions and the making of the constitution, then time and again it is quoted or said that our constitution has borrowed a lot many things from the Government of India Act 1935. So here a responsible government was started through this act. The act aimed to create all India federation comprising provinces, princely estate as units. However, this federation never materialized. ठीक है. The act divided power into 3 lists. So जो आज लिस्ट हम देखते हैं 7th schedule में, so somewhere this was started from here only. Federal for center with 59 items, provincial for province with 54 items, and concurrent for both this federal that was center at that time and provincial for provinces. So concurrently contain both the items. Residual powers were vested in the Viceroy, Governor General. यूपीएससी में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से, तो इसको आप ध्यान रखें कि लिस्ट कहाँ से, जो लिस्ट जो थी वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई फर्स्ट टाइम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब बहुत चीज़ें सिमिलर देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, इसको रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने बोरो करी है बहुत सारी चीज़ें. द एक्ट एबोलिश डायरकी, जो हमने इंट्रोड्यूस करी थी कहाँ पे, 1919 में. Provinces, introducing provincial autonomy. Provinces were granted autonomy in defined areas with responsible government formed in 1937 though discontinued in 1939. The act proposed hierarchy at the center, dividing federal subject into reserve and transfer. Bicameralism, legislative council and legislative assembly was introduced in 6 out of 11 provinces. Reserve seat for depressed class and a special representation for women and labor were established. It abolished the Council of India. Franchise were extended, granting voting rights to approximately 14% of total populations.
The act established the Reserve Bank of India to regulate the country's currency and credit. So Reserve Bank of India यहाँ से establish हुई 1934 में, इसको बोलते हैं established हुई. जनरली आपको बुक में ये लिखा मिलेगा 1934. It created federal and provincial public service commission as well as joint public service commissions for multiple provinces. Federal court came in 1937. It separated Burma, now Myanmar, from India. Two new provisions, Odisha and Sindh were created. Safeguards for minority interests were incorporated in this act. A federal railway authority was established to oversee the railway administration. An Auditor General of India was appointed to audit the accounts of federation and provinces. So these were the provisions or the new entrants in this act. Government of India Act 1947. On June 3, 1947, Lord Mountbatten presented the partition plan, which was accepted by the Congress. June 3, 1947, and Muslim League, and immediately enacted it, declaring India as an independent and sovereign state from August 15, 1947. ठीक है. The act facilitated the partition of India, establishing two independent dominions, India and Pakistan, with the right to secede from the British Commonwealth. The office of Viceroy was abolished and the Governor General for each dominion was introduced, appointed by the British King based on the advice of the Dominion Cabinet. Constituent Assembly of the Dominions were empowered to frame and adopt any constitutions. Okay, next देखते हैं. Act of the British Parliament after August 47 required Dominion legislature approval to apply. Or the Office of Secretary of the State for India was abolished. British paramountcy over Indian princely estate and treaty relations with the tribal areas lapsed. So there is no more British paramountcy. So this is lapsed. British paramountcy. Governance of dominions and the provinces followed the Government of India Act 1935 until the new constitution were established. So partition तो हो गई थी, लेकिन until the new constitutions came, we followed the major provisions mentioned in the Act of 1935. The British monarch lost the right to veto bills or request reservation. The Governor General of India, provincial governors become constitutional nominal heads. It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. The appointment to the civil services and the post reservation of the Secretary of State for India was discontinued. Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India. यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, और यू मस्ट रिमेंबर दैट लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया formed in 1946 become the पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन. सो यहाँ से बहुत बारी आती है फर्स्ट सीटिंग भी कब हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो दैट इज़ 9 दिसंबर आई गेस 1946. ये एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं डेट्स. फर्स्ट कैबिनेट जो बनी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. किस मेंबर के पास कौन सी पोर्टफोलियो थी, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स आ जाते हैं क्वेश्चंस, डायरेक्टली भी ऑप्शंस में आ जाते हैं. So many a times in various examination, even in UPSC, UPP, CS, BPSC, UKPCS, इन सब एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर every member name and the portfolio which belongs to them. So Jawaharlal Nehru, Prime Minister, External Affairs and Commonwealth Relations, Scientific Research. Dr. Rajendra Prasad, Food and Agriculture. Maulana Abul Kalam Azad, Education. Dr. John Mathai, Railway and Transport. Dr. B. Ambedkar, Law. जगजीवन राम, लेबर. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है. राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ. C.H. बाबा, कॉमर्स. डॉक्टर रफ़ी अहमद किदवई, कम्युनिकेशंस. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्री एंड सप्लाईज.
V.N. Gadgil works, minds and powers. Now we'll see the making of the constitutions.